लेखक, संपादक, संयोजक अज्ञेय जी की 111वीं जयंती के इस विशेष अवसर पर हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। इस एकाग्र में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, यह इस एकाग्र की 12वीं कड़ी है और इसमें हमारे साथ बिंदु भट्ट जी उपस्थित हैं। मैं आप नमस्कार। सभी मित्रों की ओर से उनका हार्दिक अभिवादन करता हूं। धन्यवाद। मित्रों, बिंदु भट्ट जी स्वयं रचनाकार हैं, कई विधाओं में लिखती हैं और हिंदी उपन्यासों को लेकर निरंतर इनका अध्ययन मनन होता रहता है। इस पर विधिवत काम करती रही हैं। ऐसे में आज बिंदु भट्ट जी अज्ञेय जी के उपन्यासों पर बात करेंगी। बतौर उपन्यासकार अज्ञेय जी की क्या हैसियत है, किस तरह का उनका महत्व है, उनके उपन्यास जो हैं अपने तई कैसे युगांतरकारी परिवर्तन लाने का काम करते हैं, इन सब पर चर्चा होगी। मगर जो इसमें मुख्य केंद्रीय विषय है, केंद्रीय उपन्यास है, वह उनका नदी के द्वीप उपन्यास पर बातचीत करेंगी। साथ में संदर्भानुसार कुछ अन्य उपन्यासों पर भी बात होगी और उनके समय के कुछ दूसरे लेखक, दूसरे उपन्यासकार भी सहज ही आ सकेंगे। मगर मित्रों, इस आलोचकीय वक्तव्य से पूर्व बिंदु भट्ट जी अपने विद्यार्थी जीवन में जाएंगी, जब अज्ञेय गुजरात नियमित तौर से आया करते थे और वहां के लेखकों से मिला करते थे। तब बिंदु भट्ट जी महाविद्यालय में पढ़ रही थीं और उन दिनों में अज्ञेय जी से उनकी एकाधिक मुलाकातें भी हैं, उसकी भी चर्चा होगी। बिंदु जी, कृपया अपना वक्तव्य आरंभ करें। हार्दिक स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जनसुलभ पुस्तकालय अर्पण जी। आप ये मंच सबके लिए इतना मूल्यवान मंच उपलब्ध करवा रहे हैं। वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में मैं आपका हार्दिक आभार मानती हूँ और आपके माध्यम से आज सबको होली की शुभकामनाएं भी देती हूँ। जी जी, आपको ये भी एक सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं और तमाम देखने बहुत बहुत वालों, धन्यवाद। सुनने वाले मित्रों को भी। जी मैं देख रही थी अज्ञेय जी पर ये आप श्रृंखला एकाग्र चल रही है। हर एक के पास अपने अपने एक अज्ञेय है। एक अद्भुत संयोग है कि अज्ञेय जी पर एक पुस्तक आई थी, अपने अपने अज्ञेय। मेरे ख्याल से ओम थानवी जी की पुस्तक थी वो, उनके संपादन में और आई है। हाँ, उनके संपादन में 20 मई 2012 उस पुस्तक पर मेरे स्वर्गीय आदरणीय गुरु डॉक्टर भोलाभाई पटेल ने उस पुस्तक पर एक लेख लिखा था गुजराती में, गुजराती का अखबार दिव्य भास्कर। तो इतवार की पूर्ति में उन्होंने एक पत्र लिखा था हम शोध छात्रों के नाम, और उसमें उन्होंने हमें एक होमवर्क दिया था कि जिस तरह से हर एक ने अपने अज्ञेय को अपने ढंग से अन्वेषित किया है, उस पुस्तक की बात करते करते मानो उन्होंने हमें प्रेरित किया कि आपको भी ऐसा काम करना चाहिए। और देखिए, संजोग ये है अर्पण जी कि आज मैं अपने ढंग से अज्ञेय जी को अन्वेषित करने जा रही हूँ। और बड़ा अजब संजोग है कि वो 20 मई 2012 को सुबह 7 बजे वो लेख हम छात्रों ने अखबार में पढ़ा
और ठीक 10 बजे बड़ा विकट समाचार आया कि हमारे आदरणीय गुरुवर्य डॉक्टर भूलाभाई पटेल नहीं रहे। उन्हें हृदय आघात से उनका अवसान हुआ। तो अंतिम पत्र जो हमें मिला वो अपने अपने अज्ञेय के संदर्भ में मिला था। तो अज्ञेय जी के साथ जो मेरा नाता है वो मेरे गुरु के कारण है। और मेरे गुरु डॉक्टर भूलाभाई पटेल, उन्होंने अज्ञेय पर शोध कार्य किया। अज्ञेय एक अध्ययन आधुनिकता और पाश्चात्य प्रभावों के संदर्भ में। और जब उनका वो शोध कार्य पूरा हुआ तो 1977 में अक्टूबर का महीना था और डॉक्टर भूलाभाई पटेल और डॉक्टर रघुवीर चौधरी, इन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की, नक्षत्र संगम ट्रस्ट। और उसके तहत अज्ञेय जी को पहली बार अहमदाबाद में निमंत्रित किया गया था और पहली बार अज्ञेय जी को देखने का अवसर मिला था। पर मैं उस प्रथम दर्शन से पहले एक मुग्ध बालिका की बात भी कहना चाहूंगी। हालांकि आजकल तो मुग्धता रही ही नहीं है। मैं उस परम सद्भागी युवती रही कि 21 साल तक मेरी मुग्धता बरकरार थी। एमए के पाठ्यक्रम में नदी के द्वीप पढ़ाया जा रहा था और वो भुलाभाई पढ़ा रहे थे और उन्हीं दिनों हम अज्ञेय के प्रेम में थे, हम रेखा के प्रेम में थे। आश्चर्य होगा कि हम भुवन के प्रेम में नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि भुवन और अज्ञेय हमारे लिए शायद एक रूप थे भीतर में। ये जो पहला क्रश है, मैं सोचती हूँ कि कभी ऐसा क्रश तो किसी अभिनेता के लिए नहीं आया, लेखक के लिए आया, कृति के लिए आया। यहाँ तक कि हम जब छात्र थे तो हम सोचते थे कि रेखा ने ये साड़ी पहनी है, उसका वर्णन भुवन की नजरों से हो रहा है। रेखा हमेशा रेशम पहन रही है, ऐसा रंग पहन रही है। तो हम भी मानो मन ही मन अपने आप को रेखा का एक अंश समझने लगे थे। लेकिन जब हमने पहली बार अज्ञेय जी को देखा, उन्हीं दिनों उनकी किताब आई थी महावृक्ष के नीचे, और मुझे याद है उनका वो काला कुर्ता, उनकी वो सफेद दाढ़ी, और वो खड़े थे और हम उनसे दूर, इतने दूर थे, शारीरिक स्तर पर नहीं, चेतना के स्तर पर। हमको लग रहा था कि हम किसी महावृक्ष के नीचे खड़े हैं और वो परम धन्यता का क्षण था। ये मेरा खजाना है कि मेरे पास अद्भुत ऐसी स्मृतियां हैं। ये बात अलग है कि अज्ञेय जी के साथ मेरी निकटता नहीं रही, लेकिन उनकी रचनाओं को मैंने एक शब्द पिया है। यहाँ तक कि मैं जब नैनीताल गई हूं तो मैं नौकुचिया ताल के उस तट पर मैं अज्ञेय के पद चिन्ह खोज रही हूँ। मैं नौकुचिया ताल के पास पौधे के पत्ते तोड़कर ला रही हूँ अपनी डायरी के लिए। तो एक लेखक के लिए, एक रचनाकार के लिए ये जो आकर्षण है, तो वो कौन सा आकर्षण था? वो था अज्ञेय एक कलाकार का आकर्षण। हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश में नहीं रहते हैं और अज्ञेय जी कहते थे, वो भोला भाई को भी बहुत आदर और प्रेम से हमेशा देखते रहे। और ऐसे एक दूसरे समीक्षक डॉक्टर चंद्रकांत बांदी उड़ेकर, वो कहते थे कि मेरी रचनाओं को हिंदी क्षेत्र के बाहर ज्यादा सही ढंग से समझा परखा गया। और कहना चाहिए कि हिंदी उपन्यास के इतिहास में केवल 3 कृतियां लिखकर, और 3 कृतियां, तीनों कितनी अलग हैं, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अर्पण जी, मैं एक रचनाकार हूं और मेरे सामने चुनौती हमेशा ये होती है कि मैं अपनी पहली रचना से दूसरी रचना में कितना दूर जा सकती हूँ।
कितना नया क्षेत्र में अन्वेषित कर सकती हूँ, खोज सकती हूँ, मैं कितना अपने आप को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। तो मुझे हमेशा मेरे सामने मानदंड रहा है अज्ञेय जी का उपन्यास साहित्य, कि शेखर पढ़ते वक्त आपको नहीं लगेगा कि नदी के द्वीप का रचनाकार यही है, ना, वो कोई दूसरा है। अच्छा, नदी के द्वीप पढ़ते वक्त आप कहेंगे अपने अपने अजनबी। आप देखिए कि उसकी विषय वस्तु, वस्तु संरचना, उसकी भाषा, उसका दर्शन, तीनों रचनाएं तीन सीमा स्तंभ हैं। और अज्ञेय जी की कविता, उन्होंने तो कविता के क्षेत्र में नेतृत्व किया है, प्रयोगवाद का, नई कविता का। अज्ञेय जी की कहानियां, अज्ञेय जी के निबंध, उनकी समीक्षा, लेकिन उन्होंने जो उपन्यास के क्षेत्र में काम किया है उसमें आज तक उनका प्रतिस्पर्धी हम खोज रहे हैं। ये बात मैं एक अलग ढंग से इसलिए कहने जा रही हूं कि मैं केवल उपन्यास की समीक्षा करने नहीं जा रही। वो तो एक अध्यापक होने के नाते पाठ्यक्रम में कृतियां होती है तो वो सब चलता रहता है। लेकिन हमने देखा कि जब अज्ञेय का उपन्यास पढ़ाना होता है, अज्ञेय का उपन्यास पढ़ना होता है, तो हमारे पास जो उपन्यास समीक्षा के परंपरागत मानदंड है वो बिल्कुल बौने पड़ जाते हैं। हमें उन रचनाओं को देखने के लिए अपने पास नए औजार खोजने। एक बड़ा रचनाकार क्या करता है, वो परंपरा को तो बिल्कुल अपनी कलम की नोक पर लेकर चलता है, लेकिन वही नोक से वो एक नई दिशा भी उद्घाटित करता है। इसलिए अज्ञेय जी जो है वो एक ऐसे उपन्यास शिल्पी है कि जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा हिंदी उपन्यास में भाषा को लेकर, हिंदी उपन्यास के वस्तु शिल्प को लेकर, स्थापत्य को लेकर एक ऐसी चुनौतियां खड़ी की कि जिसके आगे हर रचनाकार को सोचना पड़ता है कि इससे आगे अलग मैं कहां जा सकता। बड़ा रचनाकार हमें नई दिशा के लिए प्रेरित भी करता है। अज्ञेय जी का आना 3-4 बार हुआ गुजरात में। पहले जब आए थे 77 में, तब उनका काव्य पाठ सुना था, असाध्य वीणा, उनकी वो आवाज आज भी कान में गूंज रही। फिर वो जब भागवत भूमि यात्रा कर रहे थे वत्सल निधि के उपक्रम से अंतर्गत, तब द्वारिका जाना था, तब उनका पूरे मित्र समूह के साथ वे अहमदाबाद आए थे। और एक बार आबू में वत्सल निधि का कोई शिविर था, तब वो अहमदाबाद आए थे। और जब वत्सल निधि का शिविर था उस समय इला जी भी अहमदाबाद उनके साथ आई थी, मुझे याद है। और जब हमने इला जी को देखा था, आज भी उनकी आंखों का जादू मैं भूल नहीं पाई। उनकी एकदम लंबी आयत नैना, लंबी लंबी, लगभग कान को छू जाए इतनी बड़ी लंबी उनकी आंखें, और उनका एकदम मासूम हास्य। उनके साथ मुझे खरीदारी करने का भी मौका मिला था। हमारे गुजरात की श्रीमती ज्योत्सना मिलन रचनाकार, जो वो भी उनके साथ थी। तो मैं, इलाजी और ज्योत्सना जी, हम तीनों बाजार गए थे और खरीदारी करके फिर हम स्कूटर, ऑटो रिक्शा करके लौट रहे थे। तो वो गुजराती होने के नाते मैं और ज्योत्सना जी वो ऑटो वाले से कुछ हिसाब को लेकर कह रहे थे कि भाई इतने होते हैं मीटर से, इतना पैसा होगा। तो इलाजी कहती जाने दो। हल्के से वो जो मुस्कुराई, वो मुस्कुराहट मेरे लिए आज भी एक बहुत बड़ी पूंजी है। ये मुझे याद है कि हम जब छात्र थे तो ये जब रचनाकार आते थे गुजरात में, तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा पावन पर्व हो जाता था। उनकी रचनाओं में तो हम रसे बसे होते थे, लेकिन
जब उनसे हम रूबरू मिलते थे, तब हम में वो जो मुग्धता का जो उछाह रहता था, आज कई बार ऐसा लगता है कि वो उछाह न रचना को लेकर है, न रचनाकार को लेकर है। कहाँ गई वो मुग्धता, कहाँ गया वो साहित्य को लगभग सांस में जीने का वो मादा। पता नहीं, हम किसी और समय में जी रहे हैं। खैर, मैं अब बात करने जा रही हूं उनके उपन्यासों की, और खास करके मुझे बात करनी है उनके उपन्यास के शिल्प की बात करनी। शेखर एक जीवनी 1940 में आया, 2 खंड आए। अब देखिए कि वो 2 भागों में उपन्यास आया है, और दोनों खंड के शीर्षक और फिर उसके उपशीर्षक, ये पूरा ढांचा ऐसा लगता है कि एक वास्तुशिल्पी, हालांकि अज्ञे जी से पूछा गया कि आप जब उपन्यास लिखते हैं तो आपके मन में वो वस्तु संरचना का कोई नक्शा होता है, कोई मानचित्र आप बनाकर चलते हैं? तो उन्होंने कहा कि हल्की धुंधली रेखाएं होती है, पर उसमें तो परिवर्तन होता रहता है। लेकिन पहली बार का जब वो लेखन होता होगा, लेकिन उसके बाद अज्ञे जी एक ऐसे शिल्पी है जो बैठकर तराशते हैं रचना। उन्हें केवल कथा कहनी नहीं है। आधुनिक लेखक जो है, उपन्यासकार है, उसको कहना नहीं है, उसे दिखाना है, और दिखाने के माध्यम से वो लगभग हमको उस अनुभूति के स्तर तक ले जाता है। तो अज्ञे जी की बात इस अर्थ में अनोखी है कि वो उपन्यास को एक पूरी वास्तुकला के रूप में देख रहे हैं। जैसे हम मकान बनाते हैं तो हम प्लॉट, फिर उसके बाद कमरे, छत, परछत्ती, गलियारा, बरामदा, तो ठीक वैसे ही मानो उनके उपन्यासों की संरचना चल रही है। मुझे ये बात इसलिए आकर्षित करती है कि मैंने अक्सर देखा है कि हम जब उपन्यास की बात करते हैं तो हम कथासार कहकर बात को निपटा देते हैं। पर उपन्यास केवल कथा नहीं है, उपन्यास केवल चरित्र नहीं है, वो एक कलाकृति है। और कलाकृति का अनुभव जो है कब होगा? जब रचनाकार उसकी संरचना में वो जो दृष्टिकोण अपनाएगा, वो जो समय और स्थल का आयोजन करेगा, उपन्यास में किस समय को वो निरूपित कर रहा है, घटना के समय को कर रहा है या चरित्र की चेतना में जो बीत रहा है उस समय को लेकर चल रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रेमचंद के बाद जैनेन्द्र अज्ञे और इलाचंद्र जोशी, आप तीनों उपन्यासकार ने व्यक्ति के मनोविश्व को केंद्र में रखकर उपन्यास लिखे। लोगों ने यह भी कहा कि ये व्यक्तिवादी रचनाएं हैं, लेकिन व्यक्तिवादी रचनाओं में व्यक्ति का जो गठन है वो तो अंतरिक्ष में नहीं होगा ना। व्यक्ति का गठन कैसे होगा? शेखर का शेखर होना कैसे है? उसका परिवार, उसका परिवेश, उसके संस्कार, उसको प्राप्त शिक्षा सुविधा, उसको मिले अवसर, वो सब कुछ मिलकर चरित्र को बनाएंगे। तो शेखर तो एक बिल्डिंग रोमांस जिसको कहते हैं, एक पूरे चरित्र के गठन के विकास की ही रचना है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि वो फ्लैशबैक में, प्रत्यावलोकन शैली में पूरा लिखा गया है कि अंत करीब है। अब देखिए कि आमतौर पे होता क्या है कि हम किसी भी रचना में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। लेकिन यहां तो पता है कि क्या होने वाला है, कि कल सुबह फांसी होने वाली, अंत तय है। लेकिन फांसी होने वाली है तो उस घटना तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया एक यात्रा है उपन्यास, और ये यात्रा हम शेखर के साथ साथ कर रहे हैं। अच्छा, ये भी बात है कि शेखर जब सबसे पहले याद करता है, हम सब जानते हैं कि क्रांतिकारियों के साथ काम करने के कारण शेखर को
जेल हुई है, कल सुबह उसे फांसी होने वाली है, और एक रात में देखा हुआ विजन है। और उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो अज्ञे की आत्मकथा के साथ भी उसका मेल है। आत्मकथनात्मक उपन्यास हम उसको कह सकते हैं। पर ये क्या संजोग है कि शेखर का नाम भी श से है, एस से है। शेखर के जीवन में जितनी भी स्त्रियां आई हैं वो सबकी सब श से है। उसमें सबसे पहला है, सबसे पहले तुम, शशि, दूर की मौसेरी बहन। उसका एक सुराग मिलेगा हमको रोज कहानी में, मालती नायिका जो है, वो मालती और शशि कहीं एक गोत्र की नायिकाएं हैं। अच्छा, शशि, फिर शेखर की बहन का नाम है सरस्वती। फिर शेखर के अभी वय संधि पर खड़ा है शेखर, उस समय उसके जीवन में आती है शारदा। तो ये क्या संजोग है कि रचनाकार एक सजग रूप से इस प्रयुक्ति का विनियोग कर रहा है। ये एक शोध का विषय भी है हमारे। तो शेखर का क्रांतिकारी जीवन, लेकिन पहले खंड में हम देखते हैं कि उसका किस तरह से वो बन रहा है। अच्छा, शेखर एक जीवनी में हम देखते हैं कि उन्होंने मनोवैज्ञानिक सीधे सिद्धांतों को नहीं लिया, लेकिन हम उसको मनोवैज्ञानिक उपन्यास के रूप में देख सकते हैं। सेक्स, भय और अहंता, ये मनुष्य की तीन इंस्टिंक्ट जो है, उसका शेखर के व्यक्तित्व गठन में किस तरह से ये वृत्तियां काम कर रही। ये शेखर एक पहला ऐसा बच्चा है जो कहता है कि मैं अपनी मां को नफरत करता। ये पहली बार हम देख रहे हैं। हमारे परिवारों में ये कहा गया है, माता और संतान, और खास करके बेटे और मां के बीच के संबंध को हमेशा बहुत ही निकट का माना गया। लेकिन मनोविज्ञान ये भी कहता है कि जो लड़का मां से नहीं लेकिन पिता से ज्यादा निकटता अनुभव करता है, वो विशेष प्रतिभावान होता है। हम यहाँ फ्रॉइड की थियरी को याद कर सकते हैं कि पिता के और पुत्री की निकटता को लेकर, माता और पुत्र की निकटता को लेकर। और दूसरा भय, फियर, अहम। वो फियर क्या है? तो भय जो है वो जैसे ही बच्चा गर्भ से बाहर आता है, वो सुरक्षा कवच तोड़कर, उसके साथ ही उसका चिल्लाना ही उसकी पहली भय की अभिव्यक्ति। और भय फिर बाद में हमको कैसे धीरे धीरे गढ़ता है। सामाजिक प्रतिष्ठा का भय, पाप और पाप का भय, ये सारे दिशा में प्रेरित करते हैं। मैं बहुत उसके सैद्धांतिक पक्ष में नहीं जाऊंगी, पर मोटे तौर पर भय किस तरह से हमारे व्यक्तित्व को गढ़ता है। और अहंता, ईगो, मैं हूं, अपने आप का स्वीकार खुद करना, तो उसका एक अहम का पॉजिटिव विधेयात्मक प्रभाव जो है वो किस तरह से शेखर को एक चरित्र बनाता है। शेखर एक जीवनी में जो उपशीर्षक दिए गए हैं, पुरुष, प्रकृति, संघर्ष, गुंजलक, रस्सी, ये सारे शीर्षक जो है वो एक जमाने में हमारे प्राचीन, बहुत सॉरी प्राचीन तो नहीं, लेकिन उपन्यास के प्रारंभिक स्वरूप में जो उपन्यास के शीर्षक होते थे वो भी लंबे लंबे होते थे। चपला व आदर्श रमणी, और प्रत्येक प्रकरण का एक शीर्षक भी हुआ करता था। तो ऐसे उपशीर्षक देने की परंपरा हमारी पुरानी है। परीक्षा गुरु और अपने याद करें तो हम किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यास, उन सब उपन्यासों में ऐसे शीर्षक हुआ करते थे। तो आगे उपशीर्षक दे रहे हैं, लेकिन ये सारे के सारे शीर्षक घटना का उल्लेख नहीं कर रहे हैं, वो कोई ना कोई प्रतीक को प्रकट कर रहे हैं। और प्रतीक जो है वो एक वैचारिक
प्रक्रिया में पाठक को जोड़ता है। मैं शेखर की बात यहाँ छोड़कर अब मैं नदी के द्वीप की ओर इसलिए जाना चाहूंगी कि मैं उसमें 3 बातें खास देखती हूँ। एक तो है उसका दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू। पर्सी लबक ने कहा था कि जब आप अपनी विषय वस्तु के साथ आपका क्या संबंध है, वो कैसे तय होगा? तो दृष्टिकोण के द्वारा तय होगा। तो हमारे यहाँ आमतौर पे 2 तरह के दृष्टिकोण कथानक निरूपण में, नैरेटिव पैटर्न में जो दृष्टिकोण इस्तेमाल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक है फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष दृष्टिकोण, जिसमें भोक्ता जो है वो ही अपनी बात कह रहा है। मेरा पहला उपन्यास मीरा याग्निक की डायरी, तो डायरी मैंने शैली अपनाई। मैं यहाँ अपनी बात इसलिए जोड़ रही हूं कि मुझे इन सब रचनाकारों को मैंने बहुत करीब से देखा और उन्होंने मुझे अपने नया रचना जगत खोजने की प्रेरणा दी। तो डायरी जो है वो प्रथम पुरुष दृष्टिकोण में ही लिखी जा सकती है। तो डायरी में क्या आएगा? तो सबसे इंटेंस, सबसे गहन, गूढ़, अंतरंग हमारी संवेदनाएं, हमारे चिंतन मुद्राएं उसमें प्रकट हुई। तो मैं जब प्रथम पुरुष दृष्टिकोण पसंद करती हूं तो मेरे सामने अज्ञेय का शेखर है, लेकिन शेखर की विशेषता यह है कि शेखर दृष्टा भी है और भोक्ता भी। अब यहां आप टीएस इलियट को याद करिए। इलियट कहता है कि भोक्ता और दृष्टा दोनों के बीच जितनी दूरी होगी, जितना अंतर होगा, उतनी रचना ज्यादा कलात्मक होगी। तो आत्मीय तटस्थता और तटस्थ आत्मीयता, इसका ताना वाना जो रचनाकार बुनेगा वो ज्यादा बड़ा रचनाकार होगा कि तटस्थ भी रहना है और आत्मीय भी रहना है। तो ये जो गोल्डन मेडल को सिद्ध करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। शेखर एक जगह कहता है कि मैं ये देख रहा हूं, ये मैं ही हूं, मैं खुद को देख रहा हूं और अपनी बात कह रहा हूं। मैं यहां भी हूं और मैं वहां भी हूं। मैं कह भी रहा हूं और मैं उसको भोग भी रहा हूं। तो ये चेतना शेखर के चरित्र की एक ऐसी विशेषता है कि भोगते हुए देखना और देखते हुए भोगना, ये आधुनिक संवेदी की, आधुनिक सजगता की निशानी। इसीलिए शेखर को आधुनिकता का प्रतिभू कहा गया। यही फर्स्ट पर्सन नरेशन जब शेखर एक जीवनी में लेखक अपनाते हैं, लेकिन नदी के द्वीप में उन्होंने क्या किया बताते हैं कि वो 4 संवेदनाओं का अध्ययन है और 4 चरित्र हैं, भुवन, रेखा, चंद्रमाधव और गोरा। अच्छा, उसमें लेखक ने क्या किया है? लेखक ने अपनाया तो है तृतीय पुरुष दृष्टिकोण। भुवन गाड़ी में चढ़ा, बता रहा है लेखक, लेकिन वो सर्वज्ञ नहीं है। वो उतना ही बता रहा है जितना भुवन अनुभव कर रहा है। हम जानते हैं नदी के द्वीप का आरंभ ही अपने आप में बड़ा अद्भुत है। नायक जो है भुवन चलती ट्रेन से चढ़ा है और उसकी कोहनी चुनचुना रही है। अब ये क्यों चुनचुना रही? तो आप देखिए कि भुवन को जो अनुभव हुआ है वह ये है कि भुवन और रेखा ट्रेन से जा रहे हैं। भुवन जा रहा है इलाहाबाद और रेखा जा रही प्रतापगढ़, लखनऊ से। दोनों अलग अलग डिब्बे में हैं। बीच बीच में दोनों स्टेशन पर उतरते हैं, मिलते हैं, फिर वापस चढ़ जाते हैं। अब रेखा को उतरना है प्रतापगढ़, रेखा उतर गई है और दोनों बात कर रहे हैं। इतने में ट्रेन विसल देती, तो रेखा भुवन को कोहनी से ठेल कर ट्रेन में चढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भुवन चलती ट्रेन में चढ़ जाता है
हमने तो इतना ही देखा कि रेखा ने ठेला, ये रेखा कौन है, ये भुवन कौन है, और वो इस हद तक संवेदनशील है कि वो चुनचुनाहट अनुभव करते हुए वो बीता हुआ समय पास लाता है, फिर उसको देखता है और फिर उसको खिसका के फिर आगे चलता है। तो भुवन के सीमित दृष्टिकोण में है तो वो तृतीय पुरुष दृष्टिकोण, लेकिन लेखक यहाँ सर्वज्ञ नहीं है, वो उतनी ही बात बता रहा है जितनी भुवन की अनुभूति से गुजर रही। अच्छा, इस उपन्यास में आप देखिए कि प्रकरणों का आयोजन किस तरह से, तो कुल 11 प्रकरण है, उसमें 8 हैं वो है चरित्रों के शीर्षक से, और 2 प्रकरण है वो अंतराल में है। अब देखिए, मुझे तो कई बार लगता है कि अंतराल है वो क्या है, ऐसा लगता है मानो 2 कमरे हैं, एक कमरा फिर दूसरा कमरा और उसके बीच में एक गलियारा। तो एक चरित्र के अनुभव जगत से पाठक बाहर निकलता है, दूसरे के जगत से जुड़ता है, और फिर बाहर निकलकर गलियारा आता है। गैप, 2 प्रकरणों के बीच में जो गैप है उसको कैसे भर रहा है लेखक। कुल 11 प्रकरण है। अच्छा, भुवन के नाम कितने प्रकरण है, प्रकरण 1 और 6। चंद्रमाधव के नाम 2 प्रकरण है, 2 और 7। गौरा के नाम 3 और 10, और रेखा के नाम 5 और 8। अब देखिए कि इनमें बीच में अंतराल नाम के 2 प्रकरण है, और अंतिम प्रकरण है गौरा और उपसंहार। आप देखिए कि लेखक ने पूरी इस वस्तु संरचना को कैसे खंडों में बांटा है, और इन खंडों के बीच जहां जहां टूटती है कड़ियां, जहां जहां जो गैप है, अंतराल है, कथा का, चरित्रों का, उनके संबंधों का, उनकी प्रतिक्रियाओं का, वो कैसे भर रहा है लेखक, तो वो पत्रों के द्वारा भर रहा है। नदी के द्वीप के पत्रों पर ही एक स्वतंत्र व्याख्यान हो सकता है, और हम जानते हैं कि शैली भले ही अंतराल में पत्र शैली है। अगेन, कौन लिख रहा है और किसे लिख रहा है, तो जो लिख रहा है उसके दृष्टिकोण से हमारे सामने वस्तु आ रहा है, वस्तु जगत खुल रहा है। रेखा पत्र लिख रही है भुवन को, तो रेखा तो खुल ही रही है, उसमें रेखा के संपर्क में आए हुए और सूत्र भी हमारे सामने खुल रहे हैं, लेकिन पाने वाला भुवन भी खुल रहा है। ये चरित्र निरूपण की ये जो शैली है वो नितांत नई है, इस अर्थ में नई है कि पाठक के पास इतनी स्पेस बचती है। आगे पाठक से एक खास अपेक्षा रखते कि मेरा पाठक वो लंबी टांगे करके सोफे में पड़े पड़े मेरा उपन्यास नहीं पढ़ सकता, उसे भी मेरे साथ एक सर्जनात्मक प्रक्रिया में जुड़ना है, और इसलिए वो उसकी शिल्प संरचना में पाठक का भी बिल्कुल सहयोग लेकर चलते हैं। ये पत्र कैसे हैं, तो पत्र का गद्य, आप देखिए कि जब सीमित दृष्टिकोण की बात कही मैंने, तृतीय पुरुष दृष्टिकोण की बात कही, तो स्वाभाविक वो गद्य जो है वो लेखक का है। लेकिन लेखक किसकी बात कर रहा है, चरित्र की बात कर रहा है, उसकी संवेदना की बात कर रहा है। तो गौरा की बात जब करेगा तो गौरा की बात के समय उसका गद्य कौन सा रूप लेगा। हम जानते हैं कि गौरा एक भुवन की शिष्या रह चुकी है, भुवन ने उसकी साहित्य संगीत कला की चेतना को संवारा है, बिल्कुल उसको आकार दिया है। तो गौरा का चरित्र भुवन के प्रति नितांत समर्पण की भावना से भरा हुआ है। इसलिए गौरा का जो गद्य है, गौरा के बारे में जब लेखक बताएगा तो उसकी भाषा का पोत, वो हिंदी अलग है। जो हिंदी रेखा की हिंदी है वो गौरा की नहीं है, और चंद्रमाधव की हिंदी है वो भुवन की तो कतई नहीं है। हम जानते हैं कि चंद्रमाधव जिस ढंग से
अपनी पत्नी से पेश आता है, जिस तरह से वो इन चरित्रों को आमने सामने जोड़ने, भिड़ने भिड़ाने का जो करता है, कर्तव्य करता रहता है, और चंद्रमाधव का जो व्यक्तित्व है वो उसको उसी भाषा में लेखक हमारे सामने खोलता है। तो नदी के द्वीप में अगर उसके गद्य को हम खोल कर देखें तो भुवन का गद्य कौन सा है? जानते हैं हम कि भुवन वैज्ञानिक है, लेकिन उसकी चेतना भी साहित्य कला से परिष्कृत है। तो वो जब बात करेगा, और चंद्रमाधव पत्रकार जो है, और पत्रकार के रूप में उसका सबसे बड़ा काम क्या है? सही गलत जानकारियां फैलाना। और उसका जीवन कहना चाहिए कि बहुत स्थूल सतही जीवन है। आश्चर्य होता है कि ये ऐसा चंद्रमाधव भुवन का मित्र हो सकता है। कुछ लोगों ने शिकायत भी की है कि चंद्रमाधव के प्रति अज्ञे जी थोड़े कम सद्भाव रखते हैं। कहीं उसको वो धीरे धीरे लगभग खलपात्र बनने लगता है। पर लेखक का केंद्र क्या है? उसे तो प्रणय त्रिकोण की बात करनी, रेखा, भुवन और गौरा। अच्छा, एक सवाल ये भी उठा कि रेखा और गौरा के बीच में दोनों भुवन को प्रेम करती, तो इनके बीच में कोई ईर्ष्या, द्वेष, असूया? तो याद करिए हजार प्रसाद जी को, बाण भट्ट की आत्मकथा को याद करिए। बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण को भट्टिनी भी प्रेम करती है और निपुणिका भी करती है, और दोनों की स्पर्धा है। क्या स्पर्धा है? कि कौन बाण के लिए कितना ज्यादा समर्पण करेगा। तो अनसुया नायिका है। अज्ञेय जी, हालांकि हम कहते हैं कि हजारी प्रसाद जी ने ऐतिहासिक उपन्यास लिखे, हजारी प्रसाद जी ने इतिहास के माध्यम से जो आधुनिक चेतना की बात कही है अपने उपन्यासों में, तो एक जगह जाकर लगता है कि अज्ञेय जी और हजारी प्रसाद जी प्रेम को लेकर उनका जो दर्शन है वो बहुत कुछ पास पास रखा जा सकता है। तो रेखा और गौरा में ये जो अनसूया भाव है, इसको लेकर ये प्रेम कथा अपने आप में अरूढ़ बन जाती है। यहां वो परंपरागत प्रणय त्रिकोण का संघर्ष नहीं। और चंद्रमाधव कोशिश करता है बीच में आने की, लेकिन उस पात्र की इतनी हैसियत ही नहीं है कि रेखा और गौरा उसको थोड़ा सा भी उस पर कुछ गौर करे। वो दोनों बहुत अच्छे से चंद्रमाधव को पहचान लेते, इसलिए मानो चंद्रमाधव होकर भी चित्र में कहीं नहीं। ये आश्चर्यजनक बात है कि रेखा, प्रश्न ये भी होता है कि रेखा ने भुवन से विवाह नहीं किया, क्यों नहीं किया? और भुवन और गौरा दोनों का जुड़ना एक संकेत देकर उपन्यास खत्म हो जाता है। तो ऐसा क्यों किया? हम जानते हैं कि रेखा अत्यंत आत्मसजग ऐसी एक बौद्धिक नायिका है। मुझे प्रेमचंद की नायिकाओं में सबसे ज्यादा आकर्षित करती है तो गबन की जालपा। वो पहली ऐसी नायिका है जो गुमराह पति को सही राह पर लाती है, खुद घर की देहरी लांग कर बाहर जाती है। वो पहली ऐसी आधुनिक स्त्री है जो चौखट लांग कर जाती है बाहर, और रमानाथ जैसे पति को सही राह पर लाती। दूसरी है जयनेंद्र की मृणाल। अब देखिए उसकी नैतिकता, उसकी मोरालिटी को समझना अपने आप में अद्भुत है। कि जब उसका पति कहता है कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तो कहती कि तुम मुझे जब पत्नी नहीं मान रहे हो तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे सहारे रहूं।
वो घर छोड़कर निकल जाती। वो पहली ऐसी स्त्री है जो सुरक्षा का कवच भेदती है। ये बात अलग है कि उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ती, लेकिन उस कीमत को चुकाने के पीछे भी उसका एक वेदना का दर्शन, और वेदना में जिस तरह से मृणाल मुक्ति का अनुभव करती है। उपन्यास के अंत में, त्याग पत्र के अंत में, वो अपने भतीजे को कहती है कि तू मुझे तो ले जाएगा, लेकिन ये मेरे आसपास के जो लोग हैं दुखी, उनकी मुक्ति का मार्ग है तुम्हारे पास कोई? अब याद करिए नदी के द्वीप के प्रारंभ की वो पंक्तियां, दुख हमको मांझता है। रेखा को जो वेदना का दर्शन मिला है, मृणाल को जो वेदना का दर्शन मिला है, तो ये नायिका रेखा वो ऐसी आत्मसजग स्त्री है, और उसने जिस जिस तीव्रता से भुवन के साथ तादात्म्य अनुभव किया है, और उसके बाद भुवन को चोट न पहुंचे, भुवन की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखते हुए जिस तरह से वो भुवन के मार्ग से हट जाती, तो ये एक ऐसी पहली ऐसी नायिका है कि वो त्यागमयी है ऐसा मैं नहीं कहूं, वो आत्मसजग ऐसी बौद्धिक नायिका है जो बहुत तटस्थ ढंग से जानती है कि भुवन को अगर इस पलायन से लौटाना है, जीवन के प्रवाह में लाना है, तो कौन ला सकता है? तो गौरा जैसी समर्पिता ही ला सकती। ये पूरी प्रेम कथा जिस ढंग से अज्ञेय जी ने इसको हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो ये परंपरागत प्रेम कथा के ढांचे को कई कई अर्थों में तोड़ती है ये प्रेम कथा। एक बात ये भी है, रेखा और भुवन के तुलियन झील पर जो उनका मिलन है उसको लेकर काफी चर्चाएं हुई, लेकिन आज के समय में उस चर्चा का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि विवाह, बिना विवाह के किसी स्त्री और पुरुष का एक दूसरे से जुड़ना, और विवाह के बाद पति पत्नी का जुड़ना, कौन सा अश्लील है और कौन सा अश्लील है? याद करिए चंद्रमाधव जब रेखा चली गई, सिनेमा देखने गया, सिनेमा से लौट कर आया और किस तरह से वो अपनी पत्नी से पेश आता है। वो चंद्रमाधव का अपनी पत्नी के साथ जो स्थूल व्यवहार है, केवल देह के स्तर पर, वो ज्यादा अश्लील है, वो सही मायने में वो अश्लील है। रेखा और भुवन के उस संबंध को अज्ञे जी उसका वर्णन करते हैं। इस नदी के द्वीप की पूरी संरचना में कवियों का, देश के विदेश के अन्य भाषाओं के कवियों का भी एक विशेष विनियोग है, उनकी रचनाओं का विनियोग। लॉरेंस को तो बहुत याद करते हैं, रविंद्रनाथ को याद करते हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ ने भी घरे बाहिरे उपन्यास में जो उपन्यास का ढांचा अपनाया वो वही है। विमला, संदीप, निखिल, वहां भी चरित्र को केंद्र में रखकर वो खंड लिखे गए हैं। अज्ञे जी के उपन्यास शिल्प के सूत्र को अगर खोजने जाए तो उनके संकेत अन्य भाषाओं के रचनाकारों के साथ कहीं न कहीं मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अज्ञे जी ने उसका अनुसरण किया है, ये कहने का तात्पर्य मेरा नहीं है, क्योंकि रचनाकार, कोई भी रचनाकार हो, वो जो बनता है उसमें उसके आसपास का परिवेश, उसकी अपनी चेतना, उसको प्राप्त अवसर, उसका अध्ययन स्वाध्याय, उसकी सूक्ष्म दृष्टि, बहुत कुछ उसमें होता है। वो केवल आप एक बात पकड़ के कह दें, ऐसा हुआ है गुजराती में। गुजराती के उपन्यासकार है रघुवीर चौधरी,
उनका उपन्यास है अमृता। उसे एक अस्तित्ववादी उपन्यास कहा गया, और उसमें भी नायिका है अमृता, वो भी एक बौद्धिक नायिका है। वो गुजराती की वो पहली ऐसी नायिका है जो पीएचडी करती है फिलोसॉफी में। उसके दो मित्र हैं, अनिकेत और उदयन। और अनिकेत है वो वैज्ञानिक है, उदयन जो है वो एक विद्रोही, ऐसा प्रयोगवादी ऐसा नायक है। और वो प्रणय त्रिकोण, मुझे एक इंटरव्यू में पूछा गया था नौकरी के सिलसिले में कि नदी के द्वीप का प्रभाव गुजराती के किस उपन्यासकार पर है। मैंने उन्हें बताया था कि दोनों उपन्यासकार जो कहना चाहते वो कुछ और है, केवल ये प्रणय त्रिकोण को लेकर हम जोड़ लें कि ये चरित्र ये है और ये है, ये बहुत ही भोथरा दृष्टिकोण होगा। बहरहाल, तो ये दृष्टिकोण के बाद ये जो, सॉरी मैं कहीं भटक रही हूँ। नहीं, ठीक है, ठीक है बिंदु जी, तुलनात्मक अध्ययन तो हाँ आने ही चाहिए। जी। हाँ, ने वो भी दूसरे बीच में इसलिए संदर्भ आते हैं सहज, क्योंकि क्योंकि अज्ञेय जी का प्रभाव यहाँ रघुवीर चौधरी पर लोगों ने कई जगह देखा है, उनकी रचना को लेकर भी। तो नहीं, बात मैं ये कर रही थी कि उन्होंने रविंद्रनाथ, हाँ हाँ बिल्कुल, अज्ञेय जी जिस तरह से साहित्य, नदी के द्वीप के चरित्र जिस तरह से साहित्य के संदर्भ लेकर आते हैं, और लॉरेंस लॉरेंस का उपन्यास लेडी चैटरलीज लवर, वो बैन था किसी जमाने में। और मैं जब शोध कार्य कर रही थी तो मुझे एक रद्दी वाले की दुकान पर से वो मिला था, है मेरे पास अभी भी वो। अब तो खैर वो लगभग जर्जर अवस्था में। लेकिन उसमें लॉरेंस ने जो स्त्री पुरुष का जो शरीर संबंध है उसका जिस तरह से वर्णन किया है, निरूपण किया है, लगभग वो अब आश्चर्य की बात है कि वो पूजा जैसी उसकी स्थिति, उसमें जो स्त्री है वो पुरुष के लिंग की पूजा करती है फूलों के द्वारा। और इस तरह से मुझे यहाँ कृष्णा सोबती का उपन्यास सूरजमुखी अंधेरे के, उसमें नायिका रत्ती और दिवाकर का जो शरीर संबंध है उसका वर्णन जब करती है लेखिका, तब वो एक रूपक रचती है कि ऐसा लग रहा है मानो यज्ञ वेदी है और नायक नायिका यज्ञ कर रहे हैं। रति क्रीड़ा को एक यज्ञ के साथ जोड़ती है कृष्णा सोबती। और यहाँ लॉरेंस लिंग पूजा तक जाते हैं, और इधर अज्ञेय जी रेखा और भुवन के संबंध का जो निरूपण है वो सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन द्वारा करते हैं। अब देखिए कि सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन बाइबल में से जो लिया गया है। अब मुझे थोड़ा सवाल होता है कि ऐसा क्यों करना पड़ा, कृष्णा सोबती क्यों यज्ञ वेदी का रूपक ले आती है, अज्ञेय जी क्यों सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन ले आते हैं वर्णन करने, जब उस उनका वर्णन कर रहे हैं उस समय स्त्री पुरुष भुवन और रेखा के प्रणय संबंध का। तब कहीं बहुत गहरे में वो पवित्रता, अपवित्रता, नैतिकता, अनैतिकता, ऐसा कोई टेबूज है? सोचने वाला मुद्दा है। मैं जब अपना उपन्यास लिख रही थी पहला, मेरा याज्ञनिक की डायरी, उसमें मैंने लेस्बियन, स्त्री और स्त्री के प्रेम संबंध का मैंने वर्णन किया। तो मेरे एक हितेश जी ने मुझे कहा कि आप इतना सीधा वर्णन कर रही है इसमें, तो लोग तो कहेंगे ये आपकी कथा है, आप ही का ये सब अनुभव है। तो मैंने उनसे कहा कि आम तौर पे कोई भी स्त्री जब लिखती है, कविता लिखती है, कहानी लिखती है, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये क्या उनका निजी अनुभव है। अब आश्चर्य है कि ये प्रश्न स्त्री को क्यों पूछा जा रहा है, पुरुष रचनाकार के लिए ये प्रश्न नहीं उठता मन में। केत की कुशारी डायसन
जिन्होंने रविंद्रनाथ और विक्टोरिया ओकाम्पो के संबंधों पर शोध कार्य किया। उन रविंद्रनाथ और विक्टोरिया ओकाम्पो, रविंद्रनाथ उसे विजया कहते थे और उनके साथ वो रहे भी थे कुछ समय। तो उनके बीच जो पत्र व्यवहार हुआ उस पर उन्होंने शोध कार्य किया है, केतकी कुशारी डायसन ने। तो उसमें उन्होंने कहा कि जब कोई स्त्री लिखती है तो पहला सवाल यही होता है कि लोग समझते हैं कि उसका अपना निजी अनुभव। मैंने जब अपना उपन्यास लिखा, मेरा याग्निक की डायरी, तो उसमें मैंने पहले से मन में तय कर रखा था कि न मैं इसमें कोई प्रतीकों का उपयोग करूंगी, न मैं कोई रूपक लूंगी, न मैं इसका कोई महिमा मंडन करूंगी। जो अनुभूति मेरे चरित्र अंदर जिससे गुजर रहे हैं, जिन अनुभूतियों से, उसकी वो बात करें। मुझे उसकी बात करनी है और मुझे वो फर्स्ट पर्सन नरेशन में ही करनी, डायरी शैली में करनी। उसमें मैंने वो वर्णन जब किया तो वो गद्य लोगों ने उसको बहुत सराहा बाद में। इतना सघन गद्य, इतना तरोताजा गद्य और इतना शरीर के आवेगों को शब्द में प्रकट करते समय नैतिक अनैतिक वाला मुद्दा कहीं न उठे मन में, इस तरह से अगर आप वर्णन कर सकते हैं, एक चुनौती है। और मैंने वो चुनौती उठाई और इस चुनौती उठाने की प्रेरणा मुझे कहां से मिली? मुझे इन्हीं रचनाकारों से मिली है। सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन मेरे मन में बहुत गहरे में था कि अज्ञे ने इतना बड़ा साहस किया, लेकिन फिर भी उनको एक ये आड़ लेनी पड़ी, कृष्णा जी को भी ये लेनी पड़ी। पर मैं नए समय में काम कर रही हूं तो मैं भी अपने आप को एक नई चुनौती के सामने खड़ा करूं। तो ये अच्छा, रेखा और भुवन के बीच में एक बात होती। पहले रेखा भुवन के पास समर्पण करती है, कहती है मुझे लो, और भुवन बहुत रोता है। तो कुछ लोगों ने कहा ये तो पुरुष है, स्त्री समर्पण कर रही है और ये रो रहा है। लेकिन वो भुवन का जो रुदन है उसका कारण है, वो 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 कारण एक भुवन की चरित्र के रूप में इस इतनी बड़ी ऊंचाई को प्रकट करता है। भुवन कहता है कि मुझे भय है कि वो इतना सुंदर है, अगर वो कहीं खंडित हो गया तो। ये जो भय है, ये संवेदनशीलता है, किसी पुरुष की संवेदनशीलता। हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि यदि पुरुष में स्त्री की संवेदनशीलता आ जाए तो वो देवता बन जाता है। भुवन ने पहली बार उस समर्पण को नहीं स्वीकार किया, उसके कारण उसकी जो चेतना की सूक्ष्मता जो है, संवेदनशीलता की सूक्ष्मता जो है, इस इस कलात्मकता के साथ हमारे सामने प्रकट होती है। और तब दूसरी बार जब उन दोनों का मिलन होता है तो पाठक भी रेखा की तरह एक पूर्णता का अनुभव करता है। ये नदी के द्वीप उपन्यास ने वस्तु संरचना, वस्तु मूल वस्तु को लेकर भी कई ऐसे नए आयाम खोले कि नदी के द्वीप के बाद अब आप देखिए कि 51 में 51 में आया है नदी के द्वीप, उसके बाद 54 में हमको मैला आंचल मिलता है। उपन्यास के शिल्प का चरम उत्कर्ष नदी के द्वीप में, उपन्यास के गद्य का चरम उत्कर्ष नदी के द्वीप में। उसमें जो भाषा, हिंदी भाषा का जो रूप है, उसकी जो सर्जनात्मकता है, वो अपने आप में एक स्वतंत्र विषय। शब्द चयन, वाक्य विन्यास और हर चरित्र अपनी भाषा बोल रहा। आमतौर पे हम नाटक में ये उम्मीद करते हैं कि नाटक में प्रत्येक चरित्र अपनी निजी भाषा बोले, लेकिन अज्ञे ने नदी के द्वीप में कथा कही नहीं है। वो संवेदनाओं का उन्होंने वर्णन नहीं किया, संवेदनाओं को इस तरह से उन्होंने चित्रित किया है, आलेखित किया है,
उसके बिंब जो है, उसकी जो प्रतीक है, वो इस तरह से हमें छू जाते कि हम उस पूरे रचना संसार की साथ साथ यात्रा करने। नदी के द्वीप के बाद उस विषय को लेकर, हाँ, वेदिन को हम याद कर सकते हैं, लेकिन देखिए कि वेदिन में भी निर्मल वर्मा ने जो भूगोल लिया है, जो परिवेश लिया है, वो प्राग का है। भारतीय परिवेश में वो प्रेम कथा संभवित नहीं है। आप देखिए कि ये अगर केवल हिंदी उपन्यास में प्रेम कथाओं पर भी विचार किया जाए, तो हम देखेंगे कि नदी के द्वीप कहाँ खड़ा है। वो जहां है उससे अभी भी एक प्रेम कथा को आगे बढ़ना बाकी है। अब अर्पण जी, मुझे लगता है कि बात को हम समापन की ओर ले चलें। कोई प्रश्न अगर हो तो मैं उसका उत्तर देना चाहूंगी। जी, टिप्पणियां मित्रों की मिल रही हैं और जी मैं जी आमंत्रित करता हूं सभी श्रोताओं और दर्शकों से कि अगर कोई प्रश्न हो तो कृपया जी अवश्य पूछें। और इस बीच बिंदु भट्ट जी से आज हमें कुछ दुर्लभ चित्र भी प्राप्त हुए हैं और कुछ महत्वपूर्ण चित्र प्राप्त हुए हैं, तो उसकी एक वीडियो फाइल देख लेते हैं और उसके बारे में स्वयं बिंदु जी हमें बताएंगी। जी, जी बिंदु जी। ये अक्की जब आए थे 9 अक्टूबर 1977, उस समय की ये तस्वीर है। और गुजरात के प्रसिद्ध चित्रकार जगन मेहता ने ये छवि ली थी। और इस छवि के, ये जो मेरे पास तो इसकी कॉपी है, लेकिन इसकी एक कॉपी जो थी मेरे गुरुवर भोलाभाई पटेल के पास, तो इसके पीछे अज्ञे जी ने काव्य पंक्तियां लिखी थी। और उस उस काव्य पंक्ति को फिर बाद में एक पुस्तक के टाइटल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू निशेष प्रभामय। उनके हस्ताक्षर भी हैं उसमें, अज्ञे जी के। और ये कवि काव्य पंक्ति उन्होंने उस समय लिखी थी। जी, आगे बढ़ते हैं। जी, एक और ये दो चित्र, हाँ इसके बारे में भी हाँ कुछ बतलाएं बिंदु जी। हाँ। ये भी उसी समय का है। वो जब अज्ञे जी आए थे, फिर तब उस उमाशंकर जोशी से मिलने गए थे। वो जो 3 व्यक्ति खड़े हैं, उमाशंकर जी धोती में हैं, बीच में भोलाभाई पटेल खड़े हैं और अज्ञे जी हैं। ये उमाशंकर जी का घर सेतु, उनके घर का नाम था सेतु, उसके आंगन में ये तस्वीर ली गई थी। और एक बहुत अद्भुत बात यह है कि उमाशंकर जी, उन्होंने भी पत्रिका का प्रारंभ किया था, संस्कृति। उन्होंने भी कविता में बहुत बड़े परिवर्तन के वो पुरोधा रहे। तो कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास, पत्रिका, राजनीति, उमाशंकर जोशी तो बहुत बड़ी प्रतिभा रहे। और उन्हें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। और अगर अज्ञे जी को हम याद करें, तो अज्ञे जी ने भी प्रतीक के द्वारा एक पूरी कविता, प्रयोगवादी कविता का एक नया प्रारंभ किया था। सप्तार सप्तक पूरा जो, यानी दोनों प्रतिभा ऐसी है। शायद किसी छात्र ने विषय भी लिया था, उमाशंकर जोशी और अज्ञे जी के साहित्य योगदान पर तुलनात्मक अध्ययन। फिर पता नहीं वो काम हुआ या नहीं, लेकिन ये बहुत ही बड़ी महान प्रतिभाओं। और भोलाभाई पटेल ने अज्ञे जी पर काम किया था, तो वो उस समय आए थे, तब का है।
ये फोटोग्राफी। अर्पण जो मैं जब स्कूल में थी तो पहली बार मुझे क्लास में पढ़ाना था, स्वयं जी शिक्षक दिवस पर। तो संजोग ये कि मैंने जो कविता पढ़ाई थी वो थी अज्ञेय जी की हिरोशिमा। तो मैं जब बड़ी हुई तो मुझे इतना आनंद हुआ कि अरे वाह, मैंने इतनी अद्भुत कविता पढ़ाई थी इतने बड़े कवि की। ये आप देखिए कि कैसे कैसे हमारे मन में हमने कैसे खजाने संजोए हुए होते हैं। तो आपने जब कहा तो मुझे वो याद आया कि मैंने पहली बार अज्ञेय जी की कविता क्लास में पढ़ाई थी। जी। पहली बार अज्ञेय जी को कैसे मिले थे, पहले कैसे पढ़ा था अज्ञेय जी को। और बिंदु जी, इस एकाग्र की पहली कड़ी में भी हमने उस कविता का पाठ किया है, हाँ और जी। वर्तमान युद्ध के संदर्भों के बीच हाँ 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 वह कविता हाँ तो हाँ और हाँ समीचीन भी हो उठती है। हाँ जी। हाँ। आगे बढ़ते हैं। जी। इस ये वही चित्र है, जी। भोलाभाई पटेल और अज्ञेय जी। ये भोलाभाई ने पाश्चात्य प्रभाव और आधुनिकता के संदर्भ में अज्ञेय जी पर शोध कार्य किया। बहुत अद्भुत काम उनका रहा। और मेरे मैंने उन्हीं के मार्गदर्शन में आधुनिक उपन्यासों पर काम किया। तो वो जब पढ़ाते थे नदी के द्वीप और शेखर एक जीवनी, तो वो एक एक रचना के एक एक पहलू को जिस ढंग से खोलते थे, तो आज मैं अपने गुरुवर को ही एक तरह से उन्हें कहना चाहिए कि बात तो भोलाभाई ही करते अज्ञेय जी पर तो ज्यादा सबसे उत्तम होता। लेकिन आज मैं अपने गुरुवर की अनुपस्थिति में यत्किंचित श्रद्धांजलि स्मरणांजलि अज्ञेय जी को दे रही हूँ। और ये मेरा सद्भाग्य है कि आपने मुझे ऐसा अवसर दिया। जी, नहीं, यह बहुत महत्वपूर्ण वक्तव्य रहा आपका, और लोगों की प्रतिक्रियाएं ये बतला रही हैं। जी। भोला भाई पटेल जी की यह किताब का ये हाँ एक अध्ययन। हाँ। ये बाद में पहले गुजरात यूनिवर्सिटी ने छापी थी, लेकिन बाद में फिर 84 में छपी फर्स्ट एडिशन। फिर बाद में वाणी प्रकाशन से आई है ये पुस्तक। जी। वही वो वृक्ष को टेक कर खड़े हैं। जी। कहीं बिनसर हो या कहीं तुलियन झील हो, कहीं नौकुचिया ताल हो, नैनीताल हो, पहलगांव हो, जी। तो हमारे मन में तो वो अज्ञेय जी के उपन्यासों में जो भूगोल रहता है, मुझे मेरे मन में एक सपना है कि मैं लखनऊ जाऊं और उस कॉफी हाउस में बैठूं जहां भुवन रेखा और चंद्रमाधव बैठे थे। वाह, आपका सपना शीघ्र पूरा हो। और जी, एक कुछ चित्र थे मित्रों, जिसे हमने अभी यहाँ पर देखा स्क्रीन। अर्पण अर्पण जी, एक एक बहुत बड़ी बात मैं चूक गई कहना। अ, जी। क्षमा कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। एक जी। खास बात मुझे ये कहनी है कि 1985 से 85 से शमशेर बहादुर सिंह गुजरात में रहे। वो उज्जैन में प्रेमचंद पीठ पर थे, सृजन पीठ पर। फिर वहां से निवृत्त होकर फिर वो सुरेंद्र नगर में आए। उनके कविता पर शोध कार्य डॉक्टर रंजना आरगड़े ने किया था। वो सुरेंद्र नगर रहती थी और मैं भी सुरेंद्र नगर में कॉलेज में जॉब करती थी। तो शमशेर जी का हमको अद्भुत आशीर्वाद मिला। तो बीमार बहुत हो गए थे वो, उनको पार्किंसनिज्म हो गया था। तो 88 में अज्ञेय जी आ रहे थे सुरेंद्र नगर। 7 मार्च को उनका जन्मदिन था। उन्होंने एक पेड़ पर काठ घर बनाया था, ट्री हाउस। तो उसका उद्घाटन हुआ। उन्होंने वो जन्मदिन वहां मनाया। फिर लगभग 22 मार्च को वो आ रहे थे सुरेंद्र नगर, लेकिन एन मौके पर उनकी फ्लाइट कैंसिल हुई।
और फिर वो नहीं आए, और 4 अप्रैल को अज्ञे जी ने संसार से विदा ले ली। तो हमने उनके आगमन की पूरी तैयारियां की थी। मैंने एक कविता भी लिखी थी गुजराती में, मागेला नोतरा रेढ़ा મૂકીને हाली निकलो मारो मोंघेरो मेहमान। तूने खुद चलकर मांगा था निमंत्रण, और मैंने सारी तैयारियां की थी, और फिर तू इस तरह से चला गया। तो वो शायद 22 मार्च 1988 अज्ञे जी अगर सुरेंद्र नगर आते तो एक और खजाना मिलता मुझे। बिल्कुल सही कह रही हैं, और बहुत ही मार्मिक पंक्तियां। एक सवाल भी आ गया है, जी तो जी। उसे हम ले लें। और एक सवाल में दो सवाल हैं। हम्म। शंपा शाह जी पूछ रही हैं जी। कि अपने अपने अजनबी की वस्तु संरचना हम्म। को भी आलोकित करें। एक सवाल तो यह है, और दूसरा है, हाँ हाँ। हिंदी हम्म। उपन्यास की वस्तु संरचना की यात्रा में अज्ञे को हम्म। कहाँ रख कर देखती हैं आप। तो शुरुआत पहले सवाल से करते हैं, अपने अपने हम्म। अजनबी की वस्तु संरचना को भी आलोकित करें। जी। हम्म। शंपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे एक सवाल करके थोड़ा उकसाया। आप देखिए कि जो नॉवेल ऑफ आइडियाज है, अपने अपने अजनबी जो है, उसको मैं नॉवेल ऑफ आइडियाज कहती हूँ। कि उस उपन्यास का जो पहले से ही उसकी जो विषय वस्तु है, वो उस ढांचे को बांध दे। क्यों? क्योंकि वहां वो कॉन्सेप्चुअल है नॉवेल, एक दर्शन को लेकर वो नॉवल चल रहा, अस्तित्ववादी दर्शन। लेकिन अस्तित्ववादी दर्शन में भी एक आस्थावादी दर्शन है और एक अनास्थावादी दर्शन। उसमें योके और सेल्मा, दो चरित्रों के द्वारा ये बात लेखक ने रखी है उसमें। तो आप देखिए कि उसका गद्य भी, वो जिस तरह से एक बर्फ के तूफान में योके निकली है और एक काट घर में फंस जाती है सेल्मा के साथ। अब सेल्मा बीमार है, वो भी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही है, और उसने चाहा था कि वो अकेले मरे, लेकिन एक अनचाहा अतिथि योके आ गई। अब योके को जीना है, वो युवती है, एक वृद्धा है। अब देखिए कि इसमें भी इसके शिल्प को मैं अगर नॉवेल ऑफ आइडियाज की दृष्टि से बात करूं, तो लेखक के मन में एक है कि एक आस्थावादी अस्तित्ववादी है और एक अनास्थावादी अस्तित्ववादी है। तो सेल्मा ने चाहा था कि वो अकेली मरे, वो उसकी चॉइस थी, उसका वर्ण था। लेकिन परिस्थितियों ने जो स्थिति खड़ी की है कि एक अनचाहा अतिथि आ गया है और वो सेल्मा को मरते हुए देखेगा, ये सेल्मा के लिए सही नहीं है। क्योंकि अस्तित्ववादी चिंतन में दूसरा जो है वो हमेशा पहले को ऑब्जेक्ट मान लेता है। सेल्मा योके के लिए वस्तु बन जाती है, और वस्तु बन जाना उसके व्यक्तित्व को स्वीकार्य नहीं। तो ये कॉन्सेप्चुअल उपन्यास जो है, विभावात्मक उपन्यास होने के कारण लेखक के मन में वो चरित्रों की रेखाएं भी बहुत कुछ तयशुदा है। और दूसरा कि उसका जो गद्य है, सेल्मा अब जिस बीमारी के दौर से गुजर रही है, अब उसका जो जीवन लगभग अंत के करीब है, तो उसकी जो भाषा है, उसका जो उसकी जो अभिव्यक्ति है, वो एक तरह से कहना चाहिए कि कहीं उसमें कोई लगाव नहीं, एक निरपेक्षता उसमें आ गई, एक कोल्डनेस। अब ये थोड़ी इंटेलेक्चुअल कोल्डनेस है, हाँ, ये भी जानिए। और योके जो है
वो बहुत व्यग्रता में जी रही है, वो फंस गई है। तो उब उब मोनोटोनी, एक विधता, अनचाहा जीने की विवशता जो है, वो योके को एक उबाऊ जीवन जीने के लिए बाध्य कर रहा है, जो परिस्थिति जो है। तो योके में जो एक प्रकार का इरिटेशन है, सिल्मा में एक निरपेक्षता है। अब आ गई है योके, अब कुछ नहीं हो सकता, तो जो है उसको कम से कम प्रतिक्रिया के साथ झेल लिया जाए, ये सेल्मा का निर्णय है। और योके में एक जो छटपटाहट है, वो उस चरित्र के पूरी वैचारिकता को प्रकट करने वाली छटपटाहट। बाद में योके बाहर निकलती है, फिर बाढ़ आती है, जगन्नाथ उसको बचाता है। लेकिन थोड़ा कहूंगी कि वो उपन्यास, उस उपन्यास में उनका विचार हावी हो गया है, और थोड़ा उसका अंत भी जोड़ तोड़ का लगता है। यहाँ तक कि जगन्नाथ नाम भी हमको थोड़ा सा उसमें वो जो भारतीयता वाली, एक भारतीयता का पास उसमें लगता है, कि भारतीय दर्शन में जो आस्थावादी जो हमारा दर्शन है, उसमें कहीं योके को आश्रय मिलता है। तो अपने अपने अजनबी जो है वो एक तरह से उसमें विचारात्मक संघर्ष ज्यादा है। वहां वो भावनाओं वाला, संवेदना तंत्र वाला, और दूसरा ये कि उसमें एक निश्चित परिस्थिति है, फंस गए हैं, कुछ भी नहीं करने वाली जो परिस्थिति है। आप सोचिए कि पूरा जो उन्होंने घटना को, उनकी जो कल्पना है कि काठ के, बर्फ के तूफान में काठ के घर में दो चरित्र ऐसे फंस गए हैं, तो ये पूरी जो बात ही उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज की है, वो एक दर्शन को प्रकट करने के लिए ही उन्होंने इस घटना का पूरा अ, एक कल्पना की है उसकी। अच्छा, शेखर एक जीवनी में क्या है, हमारे सामने एक पूरा कद का चरित्र है जो क्रमशः बन रहा, तो उसका स्पैन बहुत बड़ा है, और उसमें और बहुत सारे चरित्रों की भी अलग अलग भूमिकाएं, बहुत सारी घटनाएं, परिस्थितियां, बहुत कुछ है, तो उसका व्याप बहुत बड़ा है। लेकिन लेखक शेखर की चेतना का विकास बता रहा है, शेखर के व्यक्तित्व का विकास बता रहा है। वो शेखर के, और व्यक्तित्व, शेखर का व्यक्तित्व किसके मिस विकसित होगा, उसके आसपास के परिवेश के, समाज के, परिस्थिति के, वो क्रांतिकारियों के गुट में मिलना, ये यानी बाहर का जो राजनीतिक परिवेश है, वो उतना ही आया है जितना शेखर के लिए अनिवार्य है। इसलिए वो मनोवैज्ञानिक उपन्यास इस अर्थ में है। अच्छा, नदी के द्वीप में लेखक संवेदना को केंद्र में रखकर चला है, और वो भी प्रेम की संवेदना, और उसको व्यक्त करने के लिए उन्होंने जो भाषा का पोत अपनाया है, और जो उन्होंने वस्तु संरचना का ढांचा बनाया है, कि हर चरित्र के संवेदना की गहराई तक पाठक जा सके, और एक ही घटना को वो चारों चरित्र अलग अलग ढंग से अनुभव करे, और वो बात हम तक पहुंचे। लेकिन नदी के द्वीप के बाद हिंदी उपन्यास के ढांचे को, उसके स्वरूप को मैला आंचल ने ही एक तरह से चुनौती दी, क्योंकि अब नदी के द्वीप एक ऐसा एग्जॉस्ट पॉइंट है, वो कहना चाहिए कि क्लाइमेक्स है, उस नैरेटिव स्टाइल की भी वो क्लाइमेक्स है। मैला आंचल में रेणु ने पूरा का पूरा लोकाल फोकस, भाषा, ढांचा, देखिए कि नदी के द्वीप में जो समय की संकल्पना है, तो वो चक्राकार है, यूं लीनियर नहीं है, ऐतिहासिक क्रम में समय नहीं है। वो तो उनके किसी भी उपन्यास में नहीं है। शेखर में भी देखिए कि वो अतीत और वर्तमान, वर्तमान और अतीत का वो जिग जैग चलता रहता है, कौन सी स्मृति पहले आएगी, कौन सी बाद में आएगी, वो ऐतिहासिक क्रम में नहीं चल रही है घटना प्रसंग। उसमें भी नदी के द्वीप में भी वो
ऐतिहासिक क्रम में घटना प्रसंग नहीं चल रहे हैं। वो जैसे जैसे चरित्र उन अनुभूतियों से गुजरता है, वैसे वैसे वो परिस्थितियां हमारे सामने जुड़ती खुलती जाती। अच्छा, अपने अपने अजनबी में भी यही है कि एक धड़ाम से हुआ और फंस गए। तो देखिए कि वहां होने को तो कुछ नहीं है, केवल समय बीत रहा है। अगर ये इन तीनों उपन्यास में समय की संकल्पना को भी देखेंगे ना, तो हम समझ सकेंगे कि अब जो हमको करना है तो क्या कर सकते हैं। वो काम रेणु ने किया। रेणु ने मैला आंचल द्वारा चारों ओर से खुला, जिसका वस्तु संसार है, एक मोज़ेक का डिजाइन उन्होंने लिया। और दूसरा कि उसका हर छोर खुला है और वो किसी से भी जुड़ सकता है। और सीधा का सीधा फोकस उठाकर वो ले गए अंचल विशेष में। ये भी उन्होंने वो किया। देखिए कि पूरा डिजाइन चक्राकार हो गया। ये रेणु ने किया। हाँ, नदी के द्वीप के बाद उपन्यास के शिल्प में प्रयोग अगर किए हैं तो मनोहर श्याम जोशी ने किए। उनके कुरु कुरु स्वाहा को याद करिए, या उनके कसप उपन्यास को याद करिए। वो हरिया हरक्यूलिस की कहानी और ऐसे उपन्यासों में उन्होंने किए, पर वो एक्रोबेटिक्स ज्यादा है। सॉरी, उनका अगर प्रभावक उपन्यास जो मुझे लगता है वो कसप है। पर उसमें भी देखिए कि वो किया क्या उन्होंने, वो हजारे प्रसाद वाला ढांचा ले आए हो कि बिन्सर में बैठे एक बूढ़े को एक कहानी मिली है, एक पोथा मिला है और वो सुलता है। तो प्रयोग तो हजार प्रसाद जी ने भी किए, जैनेन्द्र ने भी किए। त्यागपत्र में के जज की डायरी मिली, बाणभट्ट की आत्मकथा में के बाण की आत्मकथा की पांडुलिपि मिली, अनामदास का पोथा में भी एक पोथा मिला जो छांदोग्य उपनिषद की कथा उसमें से प्रकट हो रही है। पर इन सबको करते करते अगर आज भी शिल्प का उत्तम स्वरूप देखना है उपन्यास का, तो मैं तो नदी के द्वीप को ही कहूँ। जी। और जब अपने अपने अजनबी की बात कर रही थी और जोड़ तोड़ की जी। बात वहां पर आपने अपने हिसाब से की, तो उस संबंध हाँ। में नीता सेवक जी पूछ रही हैं कि इस तरह जी। की जोड़ तोड़ क्या अनिवार्य है? कई बार क्या होता है कि लेखक खुद घटना प्रसंग का विकास करते करते वो छोर पा लेता है। लेकिन अगर पहले से उसके मन में है कि मुझे ये जवाब लेना है, अब देखिए कि गणित उल्टा चल रहा है कि मुझे जमा में 10 चाहिए, तो मैं कैसे आगे आगे पीछे जाऊंगी। तो अज्ञे जी के मन में अपने अपने अजनबी को लेकर एक स्पष्ट है। अन्यथा वो स्वरूप वो उपन्यास खुद उसकी चुगली खा देता है कि जिस तरह से वो जगन्नाथ को लाया गया, जिस तरह से वो बाढ़ की घटना को लाया गया, तो वो वहां विचार रचनाकार पर हावी हो गए। आप याद करिए कि प्रेमचंद वगैरह में ऐसा होता था। अगर याद करें तो इसमें गबन में वो एक जोहरा नाम का पात्र है, वो नर्तकी है ऐसी, उसको आसरा देता है रमानंद अंत में। लेकिन फिर अब उसका करे क्या, तो वो बाढ़ आती है और वो बह जाती है। तो एक जमाने में इस तरह से भी लेखक कहानियों के धागों को सुलटाने की कोशिश करता, लेकिन वो उसको कवि न्याय नहीं कहेंगे। कवि न्याय क्या है कि जिस क्रम से आगे से कथा चली आ रही है, जिस ढंग से रचना हमारे सामने खुल रही है, विकसित हो रही है, उसी ढंग से उसका अंत भी सहज स्वाभाविक होना चाहिए। पर जब जब लेखक के मन में पहले से तय है कि मुझे इस दर्शन की स्थापना करनी है, तब कहीं ना कहीं वो जोड़ तोड़ वाली बात हावी हो जाती है। और शंपा जी का जो दूसरा सवाल है
जी। कि हिंदी उपन्यास की वस्तु संरचना की यात्रा में अज्ञे को कहाँ रखकर देखती हैं आप? एक अज्ञे के की बात करने से पहले मैं प्रेमचंद की बात करना चाहूंगी। आप देखिए कि हिंदी उपन्यास का जो विकास है, उसमें शुरुआत तो हमारे सामाजिक उपन्यास से हुई, परीक्षा गुरु से, लेकिन उसके बाद वो तिलस्मी और अय्याशी जो उपन्यास आए, जिसके कारण वो मनोरंजन केंद्र में आ गए। प्रेमचंद एक ऐसे रचनाकार है, उन्होंने पूरे के पूरे उपन्यास के लक्ष्य को बड़ी गंभीरता से लिया। वो कहते हैं ना, मानव चित्र चरित्र का चित्र मात्र है उपन्यास। लेकिन उन्होंने जो सेवा सदन में जो चुनौती उठाई, तो प्रेमचंद वो पहले ऐसे वस्तु संरचनाकार हैं जिन्होंने मनोरंजन के का जो प्रवाह चल रहा था, उससे लीक से हटकर उपन्यास को एक महद उद्देश्य के साथ जोड़ा। ये बात अलग है कि उनका गोदान सेवा सदन में भी शुरू शुरू में जो, पर मैं यहाँ उस उपन्यास के लक्ष्य को ध्यान में रख रही हूँ। और दूसरा ये है कि प्रेमचंद के सामने वो उर्दू की किस्सा गोई परंपरा थी, तो वो परंपरा से उन्होंने लाभ लिया है प्रेमचंद। पर उस समय अभी हमारा उपन्यास अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि हमारे सामने पहले वो अंग्रेजी उपन्यास का ढांचा आया। अगर आज हम भारतीय उपन्यास की बात करें, तो हमारे पास तो आख्यान की कितनी बड़ी परंपरा है। जिस आख्यान की परंपरा को हजारे प्रसाद द्विवेदी ने अपनाया बाणभट्ट की आत्मकथा में, व्हाट इज इंडियन नॉवल, उसके स्वरूप की बात वहां उन्होंने की। तो पर अज्ञे जी में मुझे जो दिखता है कि उनके पास वो आधुनिक पाश्चात्य साहित्य के सारे संदर्भ हैं, उनके पास पाश्चात्य आधुनिक दर्शन के भी संदर्भ हैं। वो मनोविज्ञान हो या मार्क्सवाद हो या अस्तित्ववाद हो, ये सारे संदर्भ उनके सामने स्पष्ट है। और फिर जब वो उपन्यास का शिल्प गढ़ते हैं, तो उसमें उत्तम अगर है सीमा स्तंभ, तो वह है वो नदी के द्वीप। एक आधुनिक उपन्यास, हिंदी उपन्यास का अगर कोई मानदंड है, तो वो है नदी के द्वीप। क्योंकि उसमें गद्य को कसौटी कहा गया है, काव्य की कसौटी कहा गया है। इस अर्थ में नदी के द्वीप का अगर गद्य देखे, रेखा और भुवन के संवादों की, रेखा की वस्त्रों का वर्णन जब आ रहा, मैं देख रही हूं कि वो रंग कैसे बोल रहा है कि सफेद रेखा, सफेद कम पहनती, रेशम पहनती है सफेद में। तो रेशम कैसा होता है, थोड़ा हाथी दांत से की कुछ छाए आभा वाला। अच्छा, ये रंग कैसा है, वो थोड़ा सा एक अंतरंगता में दूरी लाता है। एक कहना चाहिए कि एक अभिजात्य, एक दूरी खड़ी करता है। आप देखिए कि इस वस्त्र के वर्णन में जो भाषा का प्रयोग हो रहा है, वो गद्य। आप देखिए कि अज्ञे जी का जो उनकी हिंदी भाषा जो है, कविता के लगभग करीब पहुंचे। कविता के उपकरण का प्रयोग उन्होंने अपने गद्य में किया है। वो बिंब, प्रतीक, उन सब का उन्होंने उसमें प्रयोग किया। इसलिए शंपा जी, मैं कहूंगी कि हिंदी उपन्यास की इस वस्तु संरचना में अज्ञे जी अभी भी अजेय है। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आदरणीय रमेश चंद्र शाह जी की ओर से। वे जी लिख जी रहे जी। हैं, अपने अपने हाँ। अजनबी उपन्यास में अधिक गहरे उतरने की आवश्यकता है। उसे सिर्फ जोड़ तोड़ कहकर निपटाया नहीं जा सकता है।
बात सही है, पर वो मैं उसके उस कॉन्सेप्चुअल नोवेल के संदर्भ में उसके बारे में कभी बात करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी। उनसे मिलना भी हुआ है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बिंदु जी, आप समय निकाली नमस्कार। और नमस्कार। यह वक्तव्य संपन्न हो सका। मित्रों, अज्ञे जी पर यह एकाग्र जारी है। कल हम एक नई कड़ी में पुनः मिलते हैं। आप सभी लोगों का स्नेह मिल रहा है, आप सभी लोग इन कार्यक्रमों को सुन रहे हैं, आप सभी का हार्दिक आभार। आप लोगों के स्नेह के कारण ही यह सब संभव हो रहा है। बिंदु जी, एक बार पुनः हार्दिक धन्यवाद। बहुत बहुत शुभ धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। शुभ रात्रि।